Hello friends, you are most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss a virus which called variola virus. And variola virus caused a disease which is called as smallpox disease. Smallpox disease in Hindi it is called चेचक. स्मॉल डिजीज को हम हिंदी में चेचक भी कहते हैं और पुराने समय में इसके संबंध में कुछ कुप्रथाएं थी। लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि ये वायरस के कारण होने वाला डिजीज है, तो उस टाइम से ये काफ़ी स्मॉल पॉक्स डिजीज अपनी प्रचंड अवस्था में था। तो उस टाइम से ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ बहुत ही डेंजरस था। लेकिन आज के समय में इस स्मॉल पॉक्स डिजीज पे काफ़ी उन्मूलन संबंधी कार्य कर लिए गए हैं, जिसके तहत ये लगभग पूरी तरह से समाप्त किया गया है। लेकिन ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। ये स्मॉल पॉक्स डिजीज को हिंदी में चेचक भी कहते हैं और पुराने समय में इसे छोटी माता नाम से भी जाना जाता था। लोगों का मानना था कि ये छोटी माता जी हैं जो आती हैं स्मॉल पॉक्स या चेचक के रूप में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये वेरियोला वायरस के कारण बॉडी में काज होता है स्मॉल पॉक्स डिजीज़। तो आइए देखते हैं वेरियोला वायरस एंड it is caused a disease which is called smallpox. Variola virus and smallpox disease. Smallpox was a highly contagious. चूँकि दोस्तों स्मॉल पॉक्स इस समय आपको लगभग न के बराबर सुनने को मिलेगा ये डिजीज़, लेकिन स्मॉल पॉक्स डिजीज पहले के टाइम में काफ़ी कंटाजियस था, काफ़ी संक्रामक था और काफ़ी डेडली वायरल डिजीज़ था। So, smallpox was highly contagious, deadly viral disease. स्मॉलपॉक्स काफ़ी संक्रामक और डेडली वायरल डिजीज़ था और ये काफ़ी मृत्युकारक था। इसकी फैटिलिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा थी, विच काज्ड बाई वेरियोला वायरस। और ये काज होता है वेरियोला वायरस के द्वारा। मीन्स वेरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स डिजीज़ बॉडी में कॉज होता है। इट इज़ ओनली ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज़। यह केवल और केवल एक ह्यूमन इन्फेक्टेड अगर हो तो उसके खांसने से, छींकने से और उसके बात करने के द्वारा एक हेल्दी मनुष्य में ये पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से ये काफ़ी ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज है। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में पहुंचता है, मीन्स एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में पहुंचता है। एंड दिस डिजीज़ इज़ सक्सेसफुली इरेडिकेटेड ग्लोबली। और इस डिजीज को पूरी सफलता के साथ इसे उन्मूलन कर लिया गया है वैश्विक स्तर पर बाई वैक्सीनेशन कैंपेन। वैक्सीनेशन कैंपेन के द्वारा। मीन्स प्राचीन समय में कई हजार साल पहले ही ये लगभग प्रचंड रूप में था, जिसे इस डिजीज को मीन्स वेरियोला वायरस के इस स्मॉल पॉक्स डिजीज पे इसका उन्मूलन कर दिया गया पूरे वैश्विक स्तर पर। और ये मतलब वैक्सीनेशन कैंपेन चलाकर ये पूरी तरह से समाप्त किया गया है। आइए देखते हैं स्मॉल पॉक्स के कौन कौन से स्ट्रेन्स थे जो ह्यूमन बींग्स को प्रभावित करते थे। तो देयर वर 2 मेन स्ट्रेन्स। 2 प्रकार के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है वेरियोला मेजर, सेकंड है वेरियोला माइनर। वेरियोला मेजर जो है इट इज़ द सीवियर मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड डेथ रेट मेजर इन दिस केस। वेरियोला मेजर में ये जो था ये सीवियर था, काफ़ी गंभीर रूप होता था और पूरे बॉडी पे चकत्ते पड़ जाते थे और पूरी बॉडी पे रैसेस हो जाते थे और उन रैसेस के माध्यम से बाद में वो ब्लिस्टर्स के रूप में, मीन्स फफोले के रूप में हो जाते थे, जिसके कारण बाद में वो फफोले जो हैं फूट के उसमें पस निकलते थे। तो इसी प्रकार से ये वेरियोला मेजर का टाइप था। तो दिस इज़ सीवियर मोस्ट कॉमन फॉर्म। ये सीवियर था। वेरियोला मेजर जो था वो काफ़ी सीवियर था, काफ़ी गंभीर था और ये कॉमनली प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था ह्यूमन बींग्स में। सेकेंड है वेरियोला माइनर। वेरियोला माइनर जो है वो लेस सीवियर था, कम गंभीर था। इसकी अपेक्षा वेरियोला मेजर की अपेक्षा
and variola minor less severe, in which death rate was very low. वेरियोला माइनर में जो डेथ रेट था, मॉर्टलिटी लेवल था, वो बहुत ही लो था, जबकि मेजर में बहुत अधिक था। ट्रांसमिशन, आइए देखते हैं कि इस वायरस का मीन्स वेरियोला वायरस का एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग से दूसरे स्वस्थ ह्यूमन बींग्स में कैसे इसका ट्रांसमिशन होता था, कैसे ये वेरियोला वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचती थी और इन्फेक्शन को स्प्रेड करती थी। वेरियस वायरल वनली अफेक्टेड ह्यूमंस मीन्स यहाँ पे वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस वनली अफेक्टेड ह्यूमंस। वेरियोला वायरस वनली अफेक्टेड ह्यूमंस, ये जो वेरियोला वायरस था ये केवल और केवल ह्यूमंस को प्रभावित करता था, नो एनिमल कैरियर्स, और इसमें कोई भी जीव जंतु कैरियर के रूप में या वाहक के रूप में भूमिका नहीं निभाते थे। मीन्स इसके ट्रांसमिशन के लिए, इसके स्प्रेडिंग के लिए कोई एनिमल कैरियर नहीं थे, बल्कि ये केवल एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में ये स्प्रेड होता था। शो वेरियोला वायरस वनली अफेक्टेड ह्यूमंस एंड स्प्रेड्स थ्रू, ये वेरियोला वायरस जो है केवल ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता था, प्रभावित करता था, और ये फैलता है, स्प्रेड्स थ्रू, फैलता है किसके किसके द्वारा। तो फर्स्ट इसका ट्रांसमिशन होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के द्वारा। मीन्स एयर में जो ड्रॉपलेट्स मौजूद होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति खांसा या छींका, उसके माध्यम से जो एयर में ड्रॉपलेट्स आ गए तो वो एक हेल्दी पर्सन में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बॉडी में। सेकंड है डायरेक्ट कंटैक्ट, डायरेक्ट संपर्क से, जैसे किसी के लेशन मीन्स, यहाँ लेशन मीन्स घाव है, किसी के स्किन का घाव मीन्स हमने जो अभी बताया, ये जो था ब्लिस्टर्स के रूप में फफोले पड़ जाते थे और बाद में फूट जाते थे, तो उन्हीं पस या उन्हीं ब्लिस्टर्स या लेसन्स के घाव, जो स्किन के घाव होते थे, उन्हीं के फ्लूइड के टच में आने से भी, डायरेक्ट कंटैक्ट से भी ये मतलब स्प्रेड होता था। एंड कंटामिनेटेड आइटम्स, और कंटामिनेटेड आइटम्स जैसे बेडशीट वगैरह से, और ये इन्फेक्टेड क्लॉथ से, जैसे इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लॉथ्स के माध्यम से भी स्प्रेड होते थे। सो ट्रांसमिशन में 3 टाइप्स है, किस किस प्रकार से ये स्प्रेड होता था एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में। फर्स्ट है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, सेकंड है डायरेक्ट कंटैक्ट के माध्यम से, थर्ड है कंटामिनेटेड आइटम्स के माध्यम से। सो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग इट स्प्रेड्स। कफिंग के द्वारा मीन्स खांसने के द्वारा, स्नीजिंग मीन्स छींकने के द्वारा, टॉकिंग मीन्स बात करने के द्वारा ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाता था इसके वायरस, वेरियोला वायरस। सेकेंड डायरेक्ट कंटैक्ट, टचिंग द फ्लूइड फ्रॉम स्किन लेसन्स और ब्लिस्टर्स। इसके फ्लूइड के संपर्क में आने से, जैसे कि स्किन लेसन्स मीन्स स्किन के घाव, या स्किन ब्लिस्टर्स मीन्स होता है स्किन पे जो फफोले पड़ जाते हैं इस चेचक डिजीज होने के बाद। तो ये जो घाव या फफोले पड़ जाते हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है, उसके टच में आने से मीन्स उसके संपर्क में आने से भी डायरेक्ट कंटैक्ट के माध्यम से ये वायरस जो है स्प्रेड होता था। थर्ड है कंटामिनेटेड आइटम्स। कंटामिनेटेड आइटम्स मीन्स दूषित वस्त्रों के संपर्क में आने से, थ्रू द कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड क्लॉथ्स। जैसे इन्फेक्टेड क्लॉथ, जैसे कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो वो वायरस जो है इन्फेक्टेड क्लॉथ्स में भी रहता है, तो वो संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से, संक्रमित कपड़ों के माध्यम से स्वस्थ मनुष्यों में भी पहुंच जाता है। तो कंटामिनेटेड आइटम्स थ्रू द कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड क्लॉथ्स, इन्फेक्टेड क्लॉथ्स के माध्यम से भी ये जो है डायरेक्ट स्प्रेड होता था। अब आइए देखते हैं ट्रांसमिशन के बाद अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं। जब ये ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी में, मीन्स बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो इसके क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते थे। सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्पटम्स मिलते थे देखने को, जैसे कि फ्लू में जो सिम्पटम्स आते हैं, फीवर है,
सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के फ्लू लाइक सिम्पटम्स देखने को मिलते थे, फ्लू की तरह लक्षण मिलते थे। लाइक हाई फीवर, फटीज, जैसे कि बहुत तेज़ बुखार हो जाता था स्मॉल पॉक्स डिजीज़ में। और फटीज़, इसमें एक्सट्रीम फटीज होता है, मीन्स अत्यधिक थकावट महसूस होती है। बैक पेन और कमर में दर्द होता है। वोमिटिंग एक्सेट्रा, और वोमिटिंग होती है। इस प्रकार से कई लक्षण देखने को मिलते थे। रैसेस अकर्स फर्स्टली ऑन माउथ, सबसे पहले इसके रैसेस मीन्स स्मॉल पॉक्स डिजीज के जो रैसेस रहते हैं, मीन्स चकत्ते रहते हैं, रेड दाने रहते हैं, वो सबसे पहले माउथ के अंदर देखने को मिलते थे। एंड जस्ट आफ्टर, उसके बाद ये टंग पर देखने को मिलते थे। एंड देन स्प्रेड्स फेस, आर्म्स, और तब ये फेस पर, आर्म्स में मीन्स भुजाओं में, मीन्स हाथ पैरों में, आर्म्स मीन्स भुजाओं में, मीन्स हाथों में भी ये फैल जाते थे, फेस पर फैल जाते थे। एंड होल बॉडी पार्ट्स, एंड होल बॉडी पार्ट्स में ये पूरे स्प्रेड हो जाते थे धीरे धीरे करके। स्पॉट्स टर्न्ड इनटू फ्लूइड लाइक ब्लिस्टर्स, और इसके बाद जब ये फैल जाते थे रैसेस, जब ये रैसेस पूरी बॉडी में फैल जाते थे, चकत्ते जब ये पूरी बॉडी में फैल जाते थे, तो स्पॉट्स टर्न्ड इनटू फ्लूइड लाइक ब्लिस्टर्स। तो ये जो रैसेस थे, ये जो स्पॉट्स थे, धब्बे थे, वो फ्लूइड की तरह ब्लिस्टर्स में चेंज हो जाते थे, मीन्स बदल जाते थे। जब और भयानक रूप कुछ दिन बीतता था तो ये ब्लिस्टर्स में, मीन्स फफोले में चेंज हो जाते थे। और इस फफोले में कुछ फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड और बाद में और टाइम बीतने के बाद ये फ्लूइड जो था ये पस के साथ भर जाता था, मीन्स इस फ्लूइड में पस आ जाता था। पहले तो लिक्विड फ्लूइड रहता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने के साथ साथ ये पस जो है ये उसमें भर जाते थे, फफोले के अंदर पस आ जाता था। तो इस प्रकार के सिम्पटम्स थे। ये सिम्पटम्स अब आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या है, कैसे वेरियोला वायरस के या स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के जो हैं कैसे ट्रीटमेंट लेने होते थे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसके लिए लाई गई थी। एक वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया था, जिसके द्वारा स्मॉल पॉक्स डिजीज़ पे काफ़ी विजय प्राप्त किया गया था, जो कि ग्लोबली जो है इरेडिकेट किया गया, उन्मूलन किया गया इस डिजीज़ को। एंड इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को खोजने वाले साइंटिस्ट जो थे, इन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ट्रीटमेंट के अंतर्गत है, एंड विच डिस्कवर्ड एडवर्ड जेनर इन 1796। और इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने 1796 में खोजा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसने खोजा था। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वैक्सीन थी जो कि काफ़ी सफल वैक्सीन थी, और एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को खोजा था। दोस्तों, वेरियोला वायरस एंड स्मॉल पॉक्स डिजीज के बारे में आज आपने टोटल सब कुछ जाना। इसके स्ट्रेंस के बारे में जाना, ट्रांसमिशन के बारे में जाना, सिम्पटम्स के बारे में जाना, ट्रीटमेंट के बारे में जाना। दोस्तों, आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में वेरिसेला वायरस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।